Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 फरवरी 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है केन रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन के अंदर दोस्तों 4 अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन से एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिन्होंने इंडिया की जो डायमंड माइंस हैं और डायमंड्स हैं इनके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी जीन बैप्टाइज्ड ट्रैवरनियर, ऑप्शन नंबर सी जीन डे थैवनॉट या फिर ऑप्शन नंबर डी एबे बार्थलेमे कैर। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा कि मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर में। देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो आज के अखबार में दोस्तों कई सारे टॉपिक्स प्रेजेंट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाले हैं। उन टॉपिक्स के अंदर में काफ़ी सारा फैक्चुअल डेटा भी है, प्लस करंट इशू भी है। सभी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे हम पढ़ते हैं। और उससे पहले एक बात और बता दूं, ये वीडियो आपका ऑल इन वन वीडियो होता है। यहाँ पर आपको हर एक सोर्स के आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी डिटेल्स हम द हिंदू को तो कवर कर ही लेते हैं, उसके अपार्ट में अगर देखें तो कई सारी और भी एस्पेक्ट्स क्लियर करते हैं। शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं, वेरी शॉर्ट न्यूज़ कवर करते हैं, लॉन्ग न्यूज़, एडिटोरियल्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेंस का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लास्ट में आपको प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुनते हुए चलना, ताकि आप लास्ट में एक पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सको और अपनी मेमोरी पावर, अपनी कंसंट्रेशन पावर को चेक कर सको। तो दोस्तों आज के सेशन में सबसे पहले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंडियन स्पेसिफिक मॉडल के बारे में। एक ऐसी नई सी चीज़ जो कि यहाँ पर क्या कर सकती है, जब बच्चा धीरे धीरे मदर के वॉम्ब में बनना शुरू होता है, यानी कि जो फूटस बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी एक एक्यूरेट एज को यहाँ पर ये बता सकता है। तो क्या है ये पर्टिकुलर मॉडल, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देन उसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। इंडिया ने अभी दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर कई सारी चिंताएं सामने व्यक्त की हैं। वो सारी चिंताएं क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। फिर उसके बाद में अभी हमारे नेवी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है कि जो ब्रह्मोस है वो हमारा एक सबसे प्राइमरी वेपन होने वाला है अब से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैटर क्या है इसको डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये स्कीम क्या है, जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। देन उसके बाद पीएम मोदी ने अभी जो सावरकर हैं उनको श्रद्धांजलि दी है उनकी डेथ एनिवर्सरी पर। तो यहाँ पर वीर सावरकर के बारे में काफ़ी सारा फैक्चुअल डेटा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन के अंदर पर्सनैलिटी इन न्यूज़ का भी एक सेक्शन होता है। तो वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। अब इन न्यूज़ के अलावा अगर हम देखें तो अभी एडवर्ड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी चर्चाओं में है, ये डिस्कस करेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड चर्चाओं में आ चुका है। समर सर्टिफिकेट क्या होता है ये हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सुदर्शन सेतु ब्रिज अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ चुका है। फिर उसके बाद में दोस्तों केन रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। फिर एक इंटरनेशनल बॉडी चर्चा में है, CSTO क्या है, क्यों है न्यूज़ में रहने का जो कारण है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, उसमें आप अपनी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को चेक कर सकते हो कि आपने कितने अच्छे से हर एक एस्पेक्ट को सुना है। तो चलिए अब अपने सेशन की शुरुआत करेंगे थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों इंडिया में वैसे तो अगर आप देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड्स ऑलरेडी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और लैब ग्रोन डायमंड्स के मामले में भारत ने कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। हम बहुत सारे डायमंड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अब कहने का मतलब यह है कि जो हीरा होता है दोस्तों, वो दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो नेचुरल प्रोसेस है ना, जिसमें यहाँ पर लंबे समय से जो हमारी चट्टानें हैं, है ना, वो जो है कह सकते हो कि उनमें से उनको रिफाइन करके, कटिंग करके, पॉलिशिंग करके देन उसके बाद हीरा बनाया जाता है। और एक दूसरा तरीका है कि भाई सीधा लैब के अंदर में यहाँ पर एक हीरा डेवलप कर देना। ठीक है, तो लैब के अंदर जो हीरा बनाया जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। इसी लैब ग्रोन डायमंड्स की दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कशन हुई हुई है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी नेचुरल डायमंड की इंडस्ट्री है उसको एक बड़े प्रेशर में डाल दिया है। आज के समय पर जो लैब ग्रोन डायमंड है इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा दुनिया के जो डायमंड्स हैं उनको कट और पॉलिश करने का काम करता है। दोस्तों अभी भी इंडिया में डायमंड्स को पॉलिशिंग करने का काम सबसे अव्वल नंबर पर है। मैक्सिमम डायमंड्स इंडिया से ही पॉलिश होकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं। स्पेशली गुजरात के अंदर आपको पता होगा, सूरत की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी सूरत में एक बहुत बड़ी जो डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर बनाई गई है ना, अभी थोड़े दिनों पहले की वो न्यूज़ है। अब दोस्तों बात यह है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, लैब के अंदर जो इन हीरो को बनाया जा रहा है, ऐसे हीरो का जो एक्सपोर्ट है भारत से वो तिगुना बढ़ चुका है 2019 से लेकर 2022 के बीच में। तो यहाँ पर यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल डायमंड्स हैं, उन नेचुरल जेम्स के ऊपर में एक बड़ा प्रेशर आ चुका है इन लैब ग्रोन डायमंड्स का, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट की बजाय लैब ग्रोन डायमंड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा, जिस वजह से इन डायमंड्स को एक इम्पोर्टेंस भी मिल रहा है, काफ़ी चर्चाओं में भी हैं। तो इसी वजह से एग्जामिनेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए डायमंड्स क्या हैं, कैसे बनते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दी, जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उनको लैब में बनाया जाता है, और जो दूसरा डायमंड होता है वो नेचुरल डायमंड होता है। तो कहने का मतलब है एक तो हो गए हमारे मैन मेड डायमंड जिसको इंसान बना रहा है लेबोरेटरी में, दूसरा नेचुरल डायमंड जो प्रकृति हमें दे रही है। अब उसी में क्या कर रहे हैं हम, कटिंग करके, पॉलिशिंग करके उसको एक डायमंड का शेप दे रहे हैं। सिंपल बात है। अब एक चीज़ और सुनना दोस्तों, जो ये लैब ग्रोन डायमंड और मैन मेड डायमंड है, क्या इनमें कोई फ़र्क बनेगा? क्योंकि हो सकता है, देखो दिमाग में आ रही हो ये बात कि भाई लैब में बनाएंगे तो वो थोड़ा सा नकली सा लगेगा, है ना, अलग होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लैब में भी कोई डायमंड बनाया गया या नेचुरल भी है तो दोस्तों दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। उनका कॉम्पोजिशन, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल कॉम्पोजिशन, दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, सब कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली डिटो सेम हमको देखने को मिल जाता है। तो कोई डिफरेंस ज़्यादा इन दोनों के बीच में है नहीं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो नेचुरल डायमंड्स हमको मिल रहे हैं उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लगे हैं, है ना। धीरे धीरे करके यहाँ पर जब कार्बन डिपॉजिट्स हुए हैं तो वहीं पर हम लोगों उन चट्टानों से मिले हैं ये सारे के सारे हीरे, जिनकी कटाई वगैरह करने के बाद में हम लोगों ने इन हीरो को निकाला है, फिर इनकी पॉलिशिंग की है। बट इनको साइड करते हैं, ये तो सिंपल तरीका आपको पता है। बट लैब ग्रोन डायमंड्स कैसे बनाए जाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए। अब दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से होती है, ध्यान रखना। एक तो तरीका होता है HPHT, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे। HPHT एक ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका होता है CVD। इन तरीके के बारे में लिखा गया है। HPHT यहाँ पर है जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, CVD को बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन, ध्यान रखना। अब ये दोनों तरीके क्या हैं, ज़रा इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो दोस्तों दोनों ही तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि हीरे बनाने की शुरुआत एक बीज से करनी होगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ पर अगर आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल लो, एक नया पौधा लगाना चाहते हो, नए पौधे लगाने के लिए छोटा सा बीज तो चाहिए होगा ना। वो बीज लगाओगे तभी तो यहाँ पे उसका पौधा बनकर आएगा। तो अभी यहाँ पे लैब में अगर हमें हीरा बनाना है तो कोई ऐसे ही हम पैदा थोड़ी ना कर देंगे। लैब में अगर हीरा बनाना है तो उसके लिए एक छोटा सा बीज तो चाहिए होगा। अब वो बीज किसका चाहिए होगा, वो हीरे का ही चाहिए होगा। अब हीरे का बीज यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सीड, यानी कि हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा, डायमंड सीड दोस्तों, इस प्रकार से वो नजर आती है। ये डायमंड की एक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की सीड आपको नजर आएगी। एक छोटा सा टुकड़ा डायमंड का हमें चाहिए होगा, तभी तो इसके ऊपर डायमंड बना पाएंगे ना। तो एक छोटे से सीड की रिक्वायरमेंट होती है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इन दोनों मेथड में से कौन से मेथड में इस सीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों दोनों ही मेथड में सीड की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, एक छोटा सा डायमंड का स्लाइस हमें चाहिए, उसी के बाद यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्लियर। अब पहले हम समझते हैं इस HPHT मेथड में होता क्या है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो बीज होगा, जो वो सीड होगा दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, प्योर ग्रेफाइट कार्बन के साथ में रखेंगे। प्योर ग्रेफाइट कार्बन के साथ में रखने के बाद में उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में एक्सपोज किया जाएगा, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के अंदर में। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर में जब एक्सपोज करेंगे तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो भी क्या करेगी, वो सब की सब जो कार्बन है वो उस डायमंड सीड के ऊपर चिपकती हुई चली जाएगी और वो जाकर एक हीरे का शेप ले लेगी। शेप तो नहीं लेगी बट यहाँ पर हीरे का एक मटेरियल क्रिएट करेगी, फिर उसको बाद में शेप वगैरह दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, इस लैब ग्रोन डायमंड का एक ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डायमंड का एक छोटा सा बीज लिया, एक पतला सा सीड ले लिया, ठीक है। अब यहीं पर उसको हमने कार्बन के साथ में रखा और मेल्ट करना शुरू किया गर्मी में। अब जो कार्बन मेल्ट हुआ वो सब यहाँ पर एक डायमंड के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जो कार्बन मेल्ट हुआ है वो सब इस डायमंड के आसपास चिपक जाएगा, किनारे चिपक जाएगा। और जो ये कार्बन है दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद में जब डायमंड से रिमूव किया जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पर इस तरीके से एक शेप हमको मिलता है। फिर ये एक रफ सा स्टोन है। फिर इस रफ स्टोन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस रफ स्टोन को हम पॉलिश करते हैं, कट करते हैं, एक डायमंड का शेप देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल तरीके से डायमंड्स को बनाया जाता है। तो ये हो गया एक तो मेथड HPHT। दूसरा मेथड होता है CVD, ज़रा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस मेथड में क्या होगा, जो डायमंड का बीज होता है, जो सीड होता है, उसको हम लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों गर्म करते हैं, हीट करते हैं। लेकिन हीट कैसे करेंगे इतने डिग्री सेल्सियस पर, वो भी तो इसके लिए हमारे पास में एक सील्ड यानी पूरी तरह से पैक हुआ चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर में कार्बन भरी हुई गैसेस होती हैं, कार्बन से पूरा का पूरा यहाँ पर वो चैम्बर भरा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर उस सीड को रखते हैं। तो जब यहाँ पर उसको इस तरीके से गर्म करेंगे, खौलाएंगे, तो क्या होगा, वो जो गैस है कार्बन की वो सब उस डायमंड के बीच पर चिपकना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे वो एक डायमंड का कह सकते हो रूप लेगी और वो साइज़ में बड़ा होगा, वो सब क्योंकि इस पर चिपक जाएगा। फिर उसके बाद में उसकी जो रफ फॉर्म है उसको काट वगैरह के एक हम लोग डायमंड का शेप देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस हो गया दोनों तरीके का। भाई मतलब क्या होता है ये तरीका और क्या होता है वो तरीका, दोनों के बीच में आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। अब बात यह है सर, डायमंड जो है, लैब ग्रोन डायमंड, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका एग्जैक्ट यूज़ क्या है। तो यूज़ नंबर 1 दोस्तों, कई सारे यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़, इन डायमंड का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, स्पेशली मशीन्स के अंदर में, टूल्स के अंदर में, क्योंकि ये डायमंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं। कोई कोई इतने कठोर हो जाते हैं कि वो हथौड़े से भी ना टूटें, इतने ठोस होते हैं दोस्तों। उनके पास में स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से कई बार हम क्या करते हैं, इन डायमंड्स को कटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे शीशे वगैरह काटे जाते हैं, ठीक है। और भी बड़े बड़े कटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को काट दे, क्योंकि इनकी डायमंड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इतना नहीं दोस्तों, जो प्योर सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं एज अ हीट स्प्रेडर। फिर उसके अलावा जो भी हमारी लग्जरियस और एस्थेटिक पर्पज़ है उसके लिए भी यहाँ पर डायमंड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके डायमंड्स के यूजेस की जो मतलब अलग अलग जगह हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब यहीं पर एक और चीज़ सुनते हुए चले जाओ, तब उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक का अंत करेंगे कि जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, इंडिया के अंदर में इन डायमंड्स की पूरी स्थिति क्या है। अब दोस्तों स्पेशली भारत के अंदर जो गुजरात में सूरत है, ये रीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे दुनिया में हीरे के व्यापार के मामले में। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बोला जा रहा है दुनिया का जो डायमंड है, 90% जो दुनिया का डायमंड है दोस्तों, वो सूरत में ही उसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होता है। आप इमेजिन करो 90%, बहुत बड़ा प्रतिशत है। इतना दुनिया का डायमंड, इसकी कटिंग, पॉलिशिंग सब सूरत में ही हो रही है। उसके अलावा दोस्तों जो ये लैब ग्रोन डायमंड एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल में कुछ चिंताएं दिखाई गई कि भाई ये नेचुरल डायमंड की जगह लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, वही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी बताई जाती है, जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, ये अगर आप देखोगे तो ब्लड फ्री डायमंड्स हैं। ब्लड फ्री डायमंड्स का क्या मतलब होता है, यानी कि इस पर खून नहीं लगा हुआ। अब कहोगे खून, यानी जो नेचुरल डायमंड होते हैं जो हम चट्टानों से निकालते हैं उस पर खून लगा हुआ होता है क्या?
नहीं दोस्तों, खून लगा हुआ नहीं होता। बेसिकली ब्लड फ्री का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस डायमंड को, लैब में जो डायमंड बन रहा है, इसको प्रोड्यूस करने में किसी का वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, किसी इंसान की जान नहीं जा रही है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से डायमंड्स को निकाला जाता है, क्योंकि खदानों से निकाला जाता है, वो चट्टानें काटी जाती हैं खुदाई करते वक्त दोस्तों, कह सकते हो कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होती हैं और कई सारे लोगों की यहाँ पर जान जाती हैं। ज़बरदस्ती, फोर्स लेबर फुली काम करवाया जाता है। ह्यूमन राइट्स का कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। जो मानव के अधिकार है उनका उल्लंघन होता है। इस वजह से नेचुरल डायमंड्स कहीं ना कहीं ब्लडी डायमंड्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं कि इसमें लेबर की कंडीशंस को ख़राब करने के बाद में चाइल्ड लेबर को भी वहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। कम सैलरी में यहाँ पर पूरे पूरे दिन यहाँ पे उनसे काम करवाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं एथिकली अगर आप देखोगे तो नेचुरल डायमंड से संबंधित एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब एक बात और सुनते चले जाओ भाई। दुनिया में अगर हम फिर भी देखें, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जब इतना कुछ डिस्कस किया है, दुनिया में सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर आता है रशिया। रशिया सबसे ज़्यादा हीरो का उत्पादन करता है। रशिया के बाद सेकंड पर आता है बोत्सवाना, देन कनाडा, देन साउथ अफ्रीका एंड देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये कंट्रीज सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कि दोस्तों इनमें से भी जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है रशिया। रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 2022 में दोस्तों रशिया ने लगभग 42 मिलियन कैरेट के आसपास डायमंड्स की माइनिंग की थी। तो आप इसके हिसाब से इमेजिन कर सकते हो। कहोगे प्रोड्यूसर, अभी तो आप इंडिया की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ध्यान रखना, ये अभी हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। रशिया सबसे बड़ा उत्पादक है जो खदानों में से यहां पर हीरे निकाल रहा है। इंडिया किस में नंबर 1 है? उन हीरो को इंडिया लाया जाता है, उनकी कटिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक चट्टान आई है भारत के अंदर, अब उसको कट करके शेप देना, पॉलिश करना, वो उस काम में इंडिया आ गए। अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है बाहर से हम लोगों ने इन प्रकार के रॉ मटेरियल को मंगाया और उसके बाद में अब उनकी कह सकते हो कटिंग पॉलिशिंग वो सब भारत में हो रही है। कटिंग पॉलिशिंग करने के मामले में इंडिया सबसे आगे है। कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद दुनिया भर में जो हीरा जा रहा है वो केवल इंडिया से जा रहा है। 90% इस प्रकार का मार्केट भारत ने कैप्चर कर रखा है। अब आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, मज़ा आ गया, बहुत कुछ जानने को मिला। चलिए आगे आते हैं एक और नेक्स्ट रेलिवेंट टॉपिक पर। द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही मेंशन्ड है एक इंडिया का स्पेसिफिक मॉडल है जो कि क्या करेगा, मदर के पेट में ही जब वो बच्चा अपने शुरुआती तौर पर होगा, बनना शुरू होगा, तो उसकी एज का अनुमान लगाकर बताता रहेगा, उसकी उम्र बताता चलेगा। कहोगे इसमें हमारा क्या फ़ायदा, क्या करेंगे हम इसका जानकर? तो दोस्तों जैसे जैसे हमें एज पता चलती चलेगी आएगी उसकी कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसके हिसाब से जो मदर है वो अपने न्यूट्रिशनल चेंजेस को कर सकती है। ठीक है, इससे यहाँ पर मदर की जान या बच्चे की जो यहाँ पर जान का रिस्क होता है वो सब यहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पब्लिश किया है। लेकिन अभी ये बात जान लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये नया मॉडल तैयार किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसका नाम है गर्भिणी GA2। ठीक है, यही मॉडल के बेसिस पर हम क्या करेंगे, बच्चे की उम्र का हिसाब लगाएंगे। कैसे, अब वो कहानी आगे समझो। यहाँ पर मैंने इस आर्टिकल की कुछ कटिंग्स लगा दी हैं, इसको आप समझ सकते हो। ये आपके प्रॉपर नोट्स भी हैं, मैं आपको ये जो है प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा डेटा। हुआ क्या दोस्तों, IIT मद्रास और फरीदाबाद के जो रिसर्चर्स हैं प्लस कुछ और इंस्टीट्यूट्स के रिसर्चर्स हैं, उन सब ने मिलकर एक नया मेथड, एक नया तरीका को निकाल दिया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो फ्यूटस होता है, फ्यूटस मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि अब बच्चा जो है वो धीरे धीरे शेप ले रहा है, यानी इस अंडे से अब धीरे धीरे यहाँ पर बच्चा बन रहा है, उस फर्टिलाइज एग से बच्चा बनना शुरू हो रहा है। तो एक प्रेग्नेंट इंडियन वेमेन के अंडर में जो एक बच्चा उनके पेट में, उनके वॉम में, वो यहाँ पर बनना शुरू हुआ है। ठीक है, उसकी जो डेवलपिंग स्टेज है, उस डेवलपिंग स्टेज की एज का पता लगाना, उम्र का पता लगाना, ये काम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर मेथड गर्भिणी GA2 करने वाला है। लेकिन क्या आज के समय पर ऐसा नहीं होता? आज के समय पर ऐसा होता है, डॉक्टर्स इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो वेस्टर्न पॉपुलेशंस हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रही हैं, वही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन वेस्टर्न बेबीज़ की ग्रोथ में और इधर एशियन बेबीज़ की ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इंडियन बेबीज़ की ग्रोथ में डिफरेंस होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर इससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है ये गर्भिणी GA2 वाला हमारा मॉडल। ठीक है,
तो जो नया फॉर्मूला है गर्भिणी GA2, ये क्या करेगा, इंडिया के फ्यूटस, जैसे मैंने बोला कि महिला के पेट में जो यहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा है, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसकी एज का पता लगाना शुरू करेगा। उसकी एज हमको बताएगा, मतलब सटीक तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है, 4 से 9 महीने तक जब बच्चा होगा, इस स्टेज में होगा, तो उसकी एज यहाँ पे पता चलेगी। और इसमें जो गलतियाँ हैं वो भी बहुत कम है। वेस्टर्न वाले फार्मूला में काफ़ी सारे एरर्स भी हैं, बट ये वाला ज़्यादा बढ़िया कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म क्या, ये वाला ज़्यादा बढ़िया मॉडल बताया जा रहा है, जो कि इंडियन डॉक्टर्स की काफ़ी हेल्प करेगा। इससे जो महिला है वो बच्चे को अच्छा पोषण दे सकेगी पहले से ही, स्टार्टिंग के तौर से ही, है ना, जिससे कि यहाँ पर आने वाले समय पर जब डिलीवरी की स्टेज आएगी तो ना ही महिला की जान को खतरा हो, ना ही बच्चे की जान का खतरा हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये गर्भिणी GA2 है, ये है क्या, एक पूरा का पूरा नया कंप्यूटर मॉडल है। अब ये कंप्यूटर मॉडल करता क्या है, देखो वही काम दोबारा यहाँ पे बता दिया गया है। अब काम तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब ये कंप्यूटर मॉडल करेगा कैसे, यानी कि इस बच्चे की मान लो एज कैसे पता लगाएगा वो, तो इसके लिए 5 अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट किया जाएगा दोस्तों। अब वो 5 चीज़ें कौन सी होंगी ये ज़रूर जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कह सकते हो कि बाइपेरेटल डायमीटर, यानी कि बच्चे का जो हेड का विड्थ है, यानी कि उसका जो सर का साइज, सर की चौड़ाई है वो कितनी है, वो देखा जाएगा। दूसरा यहाँ पर ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, यानी कि जो बच्चे का हेड की लंबाई है उसकी। ठीक है, पहले तो सर की चौड़ाई देखी जाएगी, फिर दूसरा सर की लंबाई कितनी हो रही है उसकी, फिर हेड सरकमफेरेंस, जो उसका हेड का साइज़ है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद में एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, बच्चे का जो पेट का साइज़ है, फिर फेमर लेंथ, जो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे बॉडी में, तो बच्चे की जो वो थाई बोन है वो यहाँ पर देखी जाएगी, उसकी लेंथ को चेक किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर दोस्तों उसका जो एज है वो यहाँ पर हमारे सामने आता है। ठीक है, ये सब कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के बाद में ये सारा का सारा डेटा निकाला जाएगा। तो ये इस प्रकार का एक नया कंप्यूटर मॉडल है जिसको नाम दिया गया है गर्भिणी 2। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई रिसेंटली गर्भिणी 2 चर्चा में था, ये क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है इसकी काफ़ी ऑलरेडी पहले भी टेस्टिंग की जा चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये पूरा का पूरा मॉडल है इसको फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो बढ़ेगा नहीं आगे, तो इसको भारत सरकार लगातार सपोर्ट कर रही है। और भारत सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से मिल रहा है। अब दोस्तों इस मॉडल को सपोर्ट मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। उसके अलावा दोस्तों इंडियन प्रोग्राम्स जो हैं अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल इसके अंडर से, उसके अलावा रॉबर्ट बॉश सेंटर हो गया, उसके अलावा सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हो गया। तो ये बॉडीज़ हैं अलग अलग जो कि इस मॉडल को सपोर्ट कर रही हैं, ताकि इस तरीके का जो एक इनिशिएटिव है वो हम लोग लेकर आ सकें, जिससे यहाँ पर जो एक माँ की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ डिलीवरी के समय पर बिल्कुल सही रहे। समझ गए, क्लियर हो गया, ये भी अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी भी एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर के नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा भी हमने यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया, आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले ये आर्टिकल डिस्कस किया, तो इन आर्टिकल्स में भर भर के नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये सब कुछ लिखने बैठोगे, बनाने बैठोगे, घंटों लग जाएंगे। तो वो 1-1.5 घंटे का वीडियो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2-3-4 घंटे के में। तो इसी वजह से दोस्तों एक पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पर है कि भाई हम आपको रेडीमेड नोट्स तैयार करके देते हैं इस ग्रुप के अंदर में, और वो जो यहाँ पर PDF आपको मिलता है वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बेनिफिट वाली बात है। एक और फायदा यह है कि दोस्तों इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF ओपन करो, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। ठीक है, नहीं तो फिर स्टोरेज के इश्यूज होने लगते हैं, भाई हम कितना PDF कलेक्ट करते हुए चलें। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये वाला जो PDF आप देख पा रहे हो इससे भी आप पढ़ ही सकते हो, लेकिन क्या है हर रोज 100 स्लाइड, 110 स्लाइड, 150 स्लाइड से 150 पन्ने का दोस्तों यहाँ पर डेटा आपके सामने आ जाता है। ये इन्हीं को कंपाइल करके 10 से 12 पेज में दोस्तों यहाँ पे तैयार करके आपको इस पेड ग्रुप में दिया जाता है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों गारंटी है कुछ ही दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बाद में भी इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप।
आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। पूरे डेमो वीडियो का आप चेक कर सकते हो कि आपको किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से होती है, प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। हमारा 5000 लाइक्स का एक टारगेट होता है जिसको आप वैसे तो अचीव करवा ही देते हो, बट प्लीज़ अगर हम एक ही पर्टिकुलर डे में अचीव करवा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक और आज के न्यूज़पेपर के अगले आर्टिकल पर। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि दिए हैं वीर सावरकर जी को उनके डेथ एनिवर्सरी पर। तो इस वजह से यहाँ पर चर्चा में है वीर सावरकर। अब अगर इस आर्टिकल को थोड़ा और जूम करके देखोगे, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देखोगे तो ज़्यादातर वीर सावरकर के बारे में ही यहाँ पर समझाया गया है। लेकिन अब एक तरफा इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना जो पर्सनैलिटी है वीर सावरकर इनके बारे में पढ़ना होगा। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कई क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं जो पर्सनैलिटीज चर्चा में होती हैं। भाई ये कौन थे, है ना, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इन्होंने स्टार्ट किया था, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, ऐसे कई क्वेश्चंस बने हैं। इतिहास देख लो आप यूपीएससी का। तो इस वजह से हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, यहीं पर एक ही जगह पर सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री का पॉइंट भी कवर करवा दूंगा। वीर सावरकर जी के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो न्यूज़ क्या है ये तो आप समझ में आ गया आपको। तो रिसेंटली 26 फरवरी को यहाँ पर क्या होता है, हर साल 26 फरवरी को इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो दोस्तों उसको देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो श्रद्धांजलि देते हैं। अब दोस्तों वीर सावरकर जी का जो जन्म है वो होता है 28 मई 1883 में, स्पेशली कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर नासिक में। और इनसे संबंधित कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे काम हैं इनके। ठीक है, अब क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया और उस सोसाइटी का नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, ध्यान रखना। बाद में ये लंदन जाते हैं, यूके में जाते हैं और वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की जो कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस है उसको यहाँ पर वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो वैसे ये यूके गए, फिर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग संगठनों में अपना एक इन्वॉल्वमेंट रखा, स्पेशली जैसे इंडिया हाउस में और फ्री इंडिया सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों जो हिंदू महासभा था, उस हिंदू महासभा में 1937 से लेकर 1943 तक वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने रहे। सावरकर जी ने कुछ किताबें लिखी। एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस बुक के अंदर में गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रिक्स के बारे में मेंशन किया गया है, जहाँ पर सरप्राइज अटैक्स वगैरह करने की बात की जाती है। तो ऐसे ट्रिक्स के बारे में इन्होंने इतने पहले ही मेंशन कर दिया है इस किताब के अंदर में। ठीक है, और ये ट्रिक्स वो हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था 1857 के रिवॉल्ट के समय पर। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक और किताब लिखी है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू करके, यहाँ पर इनकी एक और इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक है। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात आती है ट्रायल एंड सेंटेंसेस की, कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इनको कह सकते हो अलग अलग केसेस के अंदर में अरेस्ट किया गया, देन उसके बाद में लास्ट में काला पानी की सज़ा दी गई। अगर आप देखोगे तो 1909 में यानी कि 1909 में इनको अरेस्ट किया गया था। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये कहीं ना कहीं जो मॉरलेमेंट और रिफॉर्म्स हैं, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से जानते हैं, उस रिफॉर्म के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह को प्लान किया। इस वजह से 1909 में इनको अरेस्ट किया गया। फिर 1910 में भी यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया। बोला गया था कि भाई इनके जो कुछ कनेक्शंस हैं वो एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के साथ में, इंडिया हाउस के साथ में, इसलिए अरेस्ट किया गया। फिर उसके अलावा इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे मर्डर के, नासिक कलेक्टर जैक्सन का मर्डर किया है, ये चार्जेस इनके ऊपर आए, है ना। फिर दूसरा चार्ज इनके ऊपर लगा कि भाई इंडियन पिनल कोड 121A के तहत यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे ये किंग एम्परर के अंडर में, किंग एम्परर के खिलाफ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। इस बेसिस पर यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया। फिर अरेस्ट करते हुए इन दोनों केसेस को, जैसे मैंने बोला लास्ट में, यहाँ पर इन दोनों मामलों को देखते हुए दोस्तों इनको क्या किया गया, इनको सज़ा दी गई और सज़ा देते हुए 50 साल की सज़ा सुनाई गई, भाई काला पानी की सज़ा। और सीधा जो काला पानी की सज़ा आपको पता है कहाँ दी जाती थी, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो सेलुलर जेल थी उसके अंदर सीधा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया 1911 के अंदर। फिर बाद में इनकी मृत्यु होती है 26 फरवरी 1966 में फास्टिंग करते वक्त। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अभी 26 फरवरी रिसेंटली निकली है, रिसेंटली क्या कल ही की बात है, कल 26 फरवरी थी, आज 27 फरवरी है। तो कल यहाँ पर इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है, उसी डेथ एनिवर्सरी पर पीएम मोदी ने ये श्रद्धांजलि दी, जिस वजह से ये चर्चा में है। अब जैसे मैंने बोला कि एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है
कि जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में होती हैं उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जैसे इनसे संबंधित अगर आप देखोगे तो अभिनव भारत सोसाइटी, जैसे मैंने बोला, ये ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि इन्होंने फाउंड की थी। अब यहाँ पर पता होगा वैसे जो सावरकर जी, इनका नाम हम वीडी सावरकर बोलते हैं, पूरा नाम इनका विनायक दामोदर सावरकर है। तो इन्होंने प्लस इनके भाई जो गणेश दामोदर सावरकर थे, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों इस सोसाइटी को फाउंड किया। और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो नासिक के अंदर में ये पूरी तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इंडिया हाउस की बात करेंगे तो इंडिया हाउस जो है ये खोजा गया था श्यामजी किशन वर्मा के थ्रू 1905 में लंदन के अंदर में। बाद में दोस्तों यहाँ पर जो वीडी सावरकर हैं वो यहाँ पर इसका हिस्सा बनते हैं। उसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो सावरकर लंदन गए थे 1906 में। बाद में इन्होंने वहीं पर एक फ्री इंडिया सोसाइटी जो है इसको फाउंड किया। ठीक है। फिर हिंदू महासभा, जिसके बारे में बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा एक बहुत ही पुराना संगठन है जिसको बनाया गया था 1907 में। उसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। ठीक है। उन पर्सनैलिटीज़ में कई सारे और भी व्यक्ति हैं। इसके कई सारे सेशंस हुए कई सारे और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ में। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर महासभा के जो है ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया था। 1937 से लेकर 1943 तक यहाँ पर ये उसके प्रेसिडेंट रहे। क्लियर हो गया? ये कुछ बेसिक डेटा था, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हों, क्योंकि ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल, ये हमारा जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है। और इस स्कीम का लॉन्च होने की वजह से क्या होगा, नाम से पता चल रहा है जो हमारे रेलवे स्टेशन है बेसिकली उनको पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। और अभी दोस्तों क्या हुआ है, 554 जो स्टेशंस हैं उनकी जो नींव है वो भी यहाँ पर रख दी गई है। कुछ ये सरकार का इनिशिएटिव है जिससे क्या होगा, एक तो नए स्टेशंस डेवलप होंगे देश में, प्लस जो स्टेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं वहाँ की सुविधाएं को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, जिसको लेकर ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहीं पर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट चीज़ है वो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इस आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है ये मैंने आपको आगे हर एक एस्पेक्ट समझा रखा है, तो इसको ध्यान से सुनना। ये आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, तो इसको पढ़ने में भी यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है। तो ये क्या है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मेन मकसद है दोस्तों भारत के अंदर में लगभग 1300 से ज़्यादा अलग अलग स्टेशंस को रीडेवलप करना, उसके अंदर सुधार लेकर आना, स्टेशंस में जो कमियां हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करना। तो ये जो रीडेवलपमेंट है इससे क्या होगा, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेगी, है ना, उनके लिए गाइडेंस वगैरह के लिए साइन वगैरह होंगे, ऐसे छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ है वो सब मिलेगी ताकि उनकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबली पूरी हो सके। तो ये जो स्कीम है ऐसा नहीं है बहुत नई स्कीम है। इस स्कीम को पिछले साल फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, लगभग इस बार 1 साल हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस स्कीम को लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन से था, तो ध्यान रखना जब बात हो रही है रेलवे स्टेशन की तो रेलवे मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ही दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया था। इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ, कई बार मिनिस्ट्रीज पूछ ली जाती हैं कि भाई ये स्कीम कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की है। ठीक है। अब दोस्तों ये स्टेशन वाइज प्लान क्या है, हो क्या रहा है कि देखो काफ़ी सारे नए स्टेशन बनाए जाएंगे और जो स्टेशन की बिल्डिंग्स होंगी वो डिज़ाइन की जाएंगी लोकल कल्चर को देखते हुए, वहाँ से इंस्पायर होके। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लो जयपुर रेलवे स्टेशन है, तो जब जयपुर रेलवे स्टेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हवा महल, आमेर फोर्ट, वहाँ की जो इंपॉर्टेंट कल्चर है, वहाँ का जो धरोहर है, बेसिकली वहाँ की विरासतें जो हैं, है ना, उनसे इंस्पायर होकर पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो तैयार किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे स्टेशन रेडी होंगे। प्लस इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्लान लेकर चल रहे हैं जहाँ पर हमारा एक मेन फोकस होगा कि जो स्टेशंस हैं उसके अंदर में सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बदल दी जाएं, स्पेशली जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए जर्नी को और ज़्यादा इजी बना दिया जाए, है ना। स्पेशली यहाँ पर जो वेटिंग रूम्स है उनको अपग्रेड कर दिया जाए, सीटिंग प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव किया जाए, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी, इस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोगों को दी जाए। प्लस जो भी हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे उसमें ग्रीन एनर्जी का फोकस भी होना चाहिए। इसके लिए जो एलईडी लाइट्स हैं कहीं ना कहीं उनको इंस्टॉल किया जाएगा, लगभग कह सकते हो 70,000 कोचेस में एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों जो बायो टॉयलेट्स हैं ये यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे जिससे एनवायरनमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकें। फिर पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर हम चलने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक तरफ टारगेट है भैया 2030 तक
हमें पोल्यूशन को कम से कम करना है, तो उसके हिसाब से दोस्तों हम कुछ ऐसी रणनीतियाँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर चलेंगे जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज हों, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसका ध्यान भी रखा जाने वाला है इस रीडेवलपमेंट के दौरान। तो ये जो स्कीम है ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इस स्कीम को थोड़ा साइड में कर देते हैं। कई बार क्या होता है, वनडे एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत सारे फैक्चुअल डेटास पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंडियन रेलवेज़ के बारे में। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन बन जाए, तो इंडियन रेलवेज़ के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, ये जो भारत की रेलवेज़ है ये बहुत पुरानी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 अप्रैल 1853 के अंदर में। और जो स्टार्टिंग में ये पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, सबसे पहली ट्रेन जो आप पढ़ते भी होंगे बचपन में, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू थाने दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन चली थी। 34 किलोमीटर का रास्ता था। मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक यहाँ पर इस ट्रेन को चलाया गया था। और फिर कुछ समय बाद दोस्तों रेलवे का एक नया मॉस्कोट, एक तरीके से पूरा लोगो रिलीज किया गया था। लोगो ये था जहाँ पर एक एलिफेंट है और एलिफेंट ने यहाँ पर गार्ड की तरह ड्रेस किया हुआ है। इसको नाम दिया गया था भोलू। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों मॉस्कोट पहले इंडियन रेलवेज का हुआ करता था। स्टार्टिंग में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो जो थीम है वो एग्जैक्टली लेकर आए थे। फिर अगर हम पूरे दुनिया में बात करेंगे नेटवर्क की, आपको पता है भाई इंडिया में भी बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिलता है। बहुत बड़े जो नेटवर्क्स है वो यहाँ पर बने हुए हैं। बट फिर भी दुनिया में हम चौथे नंबर पर आते हैं जिसके पास में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, चौथे नंबर पर आते हैं तो पहले के 3 कौन कौन से देश हैं? तो पहले के 3 में आता है, सबसे पहले है यूएसए, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है रशिया, देन उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पर, जिसके पास में भी कह सकते हो एक सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है। और ये जो इस रेलवे ट्रैक की लेंथ है इंडिया में दोस्तों, वो लगभग 67,360 किलोमीटर्स के आसपास यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे, ये तो बात हो गई यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे और सेक्शंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो दोस्तों ये दुनिया में कह सकते हो सेकंड ऐसा देश है इंडिया जहां पर हमारा जो रेलवे है वो केवल एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मैनेज किया जा रहा है, केवल सरकार के अंडर में है। इस वजह से हम अभी रेलवेज को मोनोपोली का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से उसको चला रही है आज के समय पर। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर मिला हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन रेलवेज में कि अभी 4 जगह ऐसी हैं जहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, उसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे और शिमला रेलवे, इनको यूनेस्को ने अपना खुद का जो टैग है वो भी दे रखा है। फिर यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है। अब सवाल क्या पैदा होता है भाई, इंडिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म बने होते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 करके, जिस पर ट्रेन आती हैं। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है हुबली जंक्शन का। हुबली जंक्शन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 सबसे बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कर्नाटका के अंदर। ध्यान रखना, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका साइज़ लगभग 1505 मीटर के आसपास आपको इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इंडिया में। फिर अब बात करते हैं ट्रेन रूट्स के बारे में। अब ट्रेन के जो रास्ते चलते हैं उसमें से सबसे लंबा रूट और सबसे छोटा रूट भारत में कौन कौन सा है? अब दोस्तों पूरे इंडिया में जो सबसे लंबा रूट है ट्रेन का वो है विवेक एक्सप्रेस का। अब ये विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो चलती है वो कन्याकुमारी से सीधा ऊपर असम के डिब्रूगढ़ तक चलती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है लगभग ये 4190 किलोमीटर के आसपास का आप देख पाओगे। इतना बड़ा डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि 82 घंटे 30 मिनट लगते हैं इसको पूरा पहुंचने में। 56 स्टॉप्स आते हैं बीच में, ये यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, तो एक अभी तक का सबसे बड़ा रूट यहाँ पर यही है। और सबसे छोटा रूट कौन सा है इंडिया में? तो वो नागपुर और अजनी के बीच में जस्ट 3 किलोमीटर का रूट आपको ये देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा और वो सबसे छोटा, मैंने आपको दोनों के बीच में जो कह सकते हो कि नाम है बेसिकली वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज यानी सबसे ऊंचाई पर दुनिया में कहाँ पर रेलवे का एक पुल देखने को मिलेगा? तो वह दोस्तों इंडिया है। इंडिया में ही आपको पता होगा चिनाब रेल ब्रिज के बारे में, जम्मू कश्मीर की जब हम लोग बात करते हैं, जम्मू के स्पेशली, तो दुनिया का सबसे ऊंचाई स्तर पर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो है चिनाब रेल ब्रिज, ये भी इंडिया में ही है। फिर बात आती है डायमंड क्रॉसिंग की। तो भारत में केवल आपको पूरे भारत में 2 डायमंड क्रॉसिंग नजर आती हैं, एक नागपुर में, एक महाराष्ट्र में। ठीक है, ये फेमस डायमंड क्रॉसिंग्स हैं। यानी डायमंड क्रॉसिंग किसे बोलते हैं? कुछ ऐसे है, यहाँ आप देख पाओ कि डायमंड का शेप बना हुआ रहा है ना,
दो पटरियाँ ऐसे जा रही हैं, दो पटरियाँ ऐसे जा रही हैं, तो ऐसा शेप आप ज़्यादातर नहीं देख पाओगे। तो दो ही डायमंड क्रॉसिंग यहाँ पर एकदम क्लियरली बनी हुई हैं स्क्वायर शेप में, और वो कहाँ कहाँ पर है, नागपुर और महाराष्ट्र में, ये दो जगह हैं, ध्यान रखना। तो ये हमने जो करंट इशू था वो हमने पढ़ा, न्यूज़ क्या थी वो खबर जान ली, और इसी न्यूज़ में हम लोगों ने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है वो पढ़ लिया। तीसरा, वनडे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन रेलवे से बन सकता है तो वो ही पढ़ लिया। तो दोस्तों पूरा 360 डिग्री के अंदर में कवर करके हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने क्लियर किया है। ठीक है, समझ में आ गया, मज़ा आया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अब यहीं पर कुछ छोटी छोटी न्यूज़ भी हैं दोस्तों, फटाफट उनको भी कवर करते हैं, कुछ अलग सोर्सेज की। जैसे सबसे पहले एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में बात की जा रही है। क्या है ये एडवर्ड सिंड्रोम और क्यों है न्यूज़ में, ज़रा जान लेते हैं इसके बारे में। हुआ क्या, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हैं ये हमारे प्री हिस्टोरिक स्केलेटल्स में पाया गया। कहने का मतलब है, अगर हम प्री हिस्टोरिक स्टेज की बात करेंगे, एक इतिहास की बात करेंगे, तो कुछ हड्डियों के ढांचे मिले, उसके अंदर भी यहाँ पर दोस्तों ये बीमारी पाई गई। कौन सी? एडवर्ड सिंड्रोम बीमारी। लगभग यहाँ पे बात की जा रही है कुछ हड्डियों के ढांचे जो कि 5500 साल पुराने थे, उसमें भी दोस्तों डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के केसेस मिले। तो यह न्यूज़ थी जो हाल ही में कवर की गई। इसी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में आ चुका है एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है इसके बारे में दोस्तों। तो एडवर्ड सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से। कहोगे बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया यार, मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को। अब दोस्तों हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब डीएनए वगैरह जो जिसमें होता है वो हमारे क्रोमोसोम ही तो है ना, सिंपल सी बात है। अब क्रोमोसोम देखोगे तो बेसिकली 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, आपको पता होगा। 23वां बेसिकली वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है, उसको हटाओ, 22 पेयर की हम बात कर रहे हैं। अब 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में है वो दोस्तों इस तरीके से आपको ये 22 पेयर्स नजर आते हैं। अब इन 22 पेयर्स को देखोगे तो इसमें से जैसे हमने बोला कि भाई ये जो बीमारी है इसको ट्राइसोमी 18 भी बोलते हैं। 18 क्यों बोलते हैं स्पेशली? क्योंकि दोस्तों ये बीमारी तब होती है जब हमारे इन 22 पेयर में से जो 18वां वाला पेयर है इसमें एक डिसऑर्डर क्रिएट होने लगता है। ये आप देख पाओगे सारे के सारे पेयर्स नॉर्मल हैं, इसमें क्या हो गया, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, और यही एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की होने की वजह से ट्राइसोमी 18 नाम की बीमारी होने लगती है। स्पेशली बच्चों में यहाँ पर यह हमको देखने को मिलती है। क्लियर? तो मैंने आपको बिल्कुल सरल करके समझा दिया, बिल्कुल मतलब रॉ भाषा में। अब दोस्तों बोला जाता है कि भाई ये क्या है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि क्रोमोसोम 18 के एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, ये जेनेटिक कंडीशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्पेशली यहाँ पर जो बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट है, बच्चे का जो ग्रोथ है, उसको यहाँ पर रोक देती है। किसी बच्चे को अगर ट्राइसोमी 18 है, एडवर्ड सिंड्रोम है, तो इससे यहाँ पर उसकी जो फिंगर हैं वो अगर आप देख पाओगे इस तरीके से ओवरलैप होने लगती हैं। जो पैर का साइज़ है वो यहाँ पर ख़राब हो जाता है, ठीक है, एक क्यूब शेप यहाँ पर ले लेता है। बाकी जो मसल्स वगैरह हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कान का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, हार्ट और लंग के अंदर में कई सारी दिक्कतें, एबनॉर्मलिटीज़ आने लगती हैं इस ट्राइसोमी 18 की वजह से। और ट्राइसोमी 18 का मतलब क्रोमोसोम 18 के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज़ क्रिएट होना। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अब दोस्तों जो बच्चे होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में ही ये जो प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाती है तो पता कैसे चलता है? उनमें कुछ लक्षण नज़र आते हैं। पहले स्टार्टिंग में उनका जो वज़न है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वैसे नॉर्मली देखने को मिलता है कम ज़्यादा होता रहता है बच्चों का वज़न, लेकिन इस वाले केसेस के साथ जो बच्चा पैदा होता है उसमें वज़न बहुत ही ज़्यादा कम होता है। प्लस वज़न कम होने के साथ साथ उसके बर्थ के समय पर बहुत सारे और भी डिफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। और ध्यान रखना, इस एडवर्ड सिंड्रोम के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक होता है कंप्लीट ट्राइसोमी 18, ये सबसे कॉमन वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे हर एक सेल है इसमें यहाँ पर कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं इस क्रोमोसोम 18 की। फिर एक होता है एक मोसाइक ट्राइसोमी 18, ठीक है। अब ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, मतलब फिर भी कम लोगों को होता है। सबसे ज़्यादा लोगों को जो होता है 90% लोगों को यहाँ पर, या 94% बच्चों को होता है, वो ट्राइसोमी 18 होता है कंप्लीट वाला। फिर यहाँ पर हाफ वाला ये होता है, फिर इससे भी हाफ पार्शियल वाला दोस्तों यहाँ पर ये है, ये बहुत ही कम लोगों को होता है। तो इस तरीके से इसकी 3 कैटेगरीज है, इसको यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, इस एडवर्ड सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है। बोला जाता है यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे फोकस करना होगा सिम्टम्स के ऊपर, लक्षण के ऊपर। फॉर एग्जांपल बच्चा जब पैदा हुआ है उसके हार्ट कंडीशंस खराब हैं तो हार्ट के ऊपर अलग फोकस करना होगा, इन्फेक्शंस के ऊपर अलग फोकस करना होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाकी अगर एडवर्ड सिंड्रोम किसी बच्चे को हुआ है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम नज़र आ सकती हैं। पहली बात, जो सर का साइज़ है वो छोटा होगा, और सर का जो पीछे का साइज़ है दोस्तों यहाँ पर स्पेशली वो छोटा होने वाला है। कान जो है, कान का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा। प्लस जो मुंह है, जॉ है, जो जबड़ा है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। हैंड्स जो है, अगर आप देखोगे हाथ वो है पूरा बंधा हुआ रहेगा, वो हाथ कभी खुलेगा नहीं, जो फिंगर्स आपस में ओवरलैप रहेंगी। पैर जो है यहाँ पर क्यूब फीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। यहीं पर लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात हो रही है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी सिक्योरिटी नहीं, हम अपने जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। नाउ हुआ क्या, न्यूज़ क्या है, ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े देश, पैसों वाले देश, रिचर कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर में मेंबर्स को नॉमिनेट करने पर देरी पे देरी करती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से लॉस एंड डैमेज फंड को बनाने का, इस बोर्ड को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं पैदा होता हुआ नज़र आ रहा। कहोगे आप ये मैटर क्या है, ज़रा मैं आपको दोस्तों डिटेल से इसके बारे में बताता हूँ। देखो होता यहाँ पर यह है, एक सेकेंड को मैं आपको शुरुआत बताऊँ, एक बेसिक चीज़। कहाँ गया यार, हाँ दोस्तों, आपको पता है हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशंस होते हैं। तो जो 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई थी वो इजिप्ट में हुई थी। इंडिया ने भी अटेंड किया। इजिप्ट में दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान डिस्कशंस में जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक फंड बनाया जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड क्या करेगा, मैं आपको ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक सेकेंड, ये देखो हो क्या रहा है दोस्तों दुनिया में। यहां पे आप देखोगे तो एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लास्ट में ईडी लगा रहा हूं, और दूसरी तरफ देखोगे तो एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लास्ट में आईएनजी है। दोनों के बीच में डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज जो कि ऑलरेडी यहां पर इस वाली डेवलपिंग वाली स्टेज से होकर आ चुकी हैं, खूब इन्होंने पोल्यूशन किया, उसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई, और आज यहां पर ये पूरे विकसित देश बन चुके हैं, रिच लोग यहां पर रह रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, ठीक है। इनका भी मेन टारगेट है कि हम भी इनकी तरह रिच बने, डेवलप्ड कंट्री बने। अब हुआ क्या, अब दोस्तों डेवलप्ड कंट्री जो बनकर आई हैं, ऑब्वियस ही बात है इतिहास में इन्होंने खूब प्रदूषण किया है, तभी तो इस स्टेज पर पहुंची हैं, ठीक बात है। लेकिन इनका जो प्रदूषण किया हुआ है, इसकी वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं वो है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंपैक्ट कौन से देशों पर पड़ रहा है, इन गरीब देशों के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। तो इसी इम्पैक्ट को देखते हुए दोस्तों जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, वहां पर एक फंड बनाया गया जिसको नाम दिया गया लॉस एंड डैमेज फंड। कि भाई आपने जो भी यहाँ पर लॉस किया कंट्रीज का, आपकी वजह से जितना भी घाटा हो रहा है कंट्रीज को, क्योंकि आप यहाँ पे पोल्यूशन कर रहे हो, जिसका भुगतान यहाँ पे उन देशों को भुगतना पड़ रहा है जो पोल्यूशन नहीं कर रहे, उनको ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। एग्जाम्पल अफ्रीका के लोग, तो उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया कि भैया ये पैसा इकट्ठा होगा, और इस लॉस एंड डैमेज फंड में पैसा डालेगा कौन, पैसा दोस्तों ये डेवलप्ड कंट्रीज ही डालेंगी, ये रिच कंट्रीज ही यहाँ पर भुगतान करेंगी। फिर ये पैसा डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा उनको सपोर्ट करने के लिए इस पूरे स्टेज में, ताकि वो भी डेवलप्ड बन सकें, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। आई होप आपको दोस्तों ये बात बहुत ही सरल तरीके से क्लियर हो चुकी है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, लॉस एंड डैमेज बोर्ड भी बनाया गया। एक बोर्ड बनेगा, उसमें कुछ कंट्रीज इसका हिस्सा होंगी जो कि सारे डिसीजंस लेने का काम करेंगी, ठीक है। तो इस बोर्ड को अभी तक बनाया नहीं जा रहा है, मेंबर्स ही नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो वही तो यहाँ पर बोला जा रहा है, भैया डेवलप्ड कंट्रीज ये काम कब करेंगी, अब तो इनको ये करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट बढ़ता चले जा रहा है। तो ये जब बोर्ड बनेगा तो इस बोर्ड में कौन कौन होगा, अगर बोर्ड बनेगा तो इसमें दोस्तों 26 मेंबर्स होंगे। 12 मेंबर आएंगे डेवलप्ड कंट्री से, अमीर देशों से, और 14 मेंबर आएंगे डेवलपिंग कंट्री से जो अभी ग्रो कर रही हैं। तब जाके बोर्ड काम करेगा, बट बोर्ड के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। वही तो इस आर्टिकल में बताया गया। अब बोर्ड को हटा देते हैं साइड में, अब बात कर लेते हैं लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जो अमीर देश हैं उनको ये पेमेंट देना है, ये पेमेंट यहाँ पर इस फंड में भरना है, ताकि इस फंड से पैसा खर्च करके जो पुअर नेशंस हैं उनकी हम मदद कर सकें। स्पेशली क्योंकि उन्होंने इतना प्रदूषण किया जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आए, क्लाइमेट में बदलाव आया,
बिन मौसम की बारिश या कह सकते हो बिना बात की बाढ़, साइक्लोन्स, इनकी वजह से नुकसान तो होता है ना कंट्रीज को, तो वो जो नुकसान है उसकी भरपाई इस फंड से की जाएगी। क्लियर? तो इसमें देरी ना की जाए, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर तैयार किया जाए, ये बेसिकली मांग है आर्टिकल के अंदर में। आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर में। अगला आर्टिकल है समर सर्टिफिकेट। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ये क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारा डीआरडीओ है, दैट इज डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने समर सर्टिफिकेट दिया है कुछ 9 इंडस्ट्री पार्टनर्स को। इस वजह से ये सर्टिफिकेट चर्चा में। इस सर्टिफिकेट की अपनी फुल फॉर्म है, समर की अपनी एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना। ये सर्टिफिकेट एक प्रकार का, ये सर्टिफिकेट क्या करता है, हमारे देश के अंदर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो अलग अलग हथियारों को प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ वगैरह है उसको यहाँ पर चेक करने का काम करता है, उनको इवैल्यूएट करने का काम करता है। ठीक है, अब जो ये सर्टिफिकेट है दोस्तों उन्हीं को दिया जाएगा जिसकी क्वालिटी बढ़िया है। ऑब्वियसली बात है, जो कंपनी बढ़िया काम कर रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो ये बेसिकली डीआरडीओ ने और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। भाई ऐसा कि हम सर्टिफिकेट देंगे और इस सर्टिफिकेट को देने से उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इज्जत बढ़ेगी, और इसी के लिए क्या होगा, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है देश का वो डेवलप होगा, वो बढ़िया क्वालिटी का जो डिफेंस आइटम्स है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा इनके ऊपर में। तो इस वजह से यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है दोस्तों इन मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? हर प्रकार का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है, हर प्रकार के यहाँ पर अगर कोई बिजनेस इंडिया के अंदर में जो यहाँ पर हथियारों को प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो या बड़ा बिजनेस हो, सब एलिजिबल है दोस्तों सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर बताया गया। अब जब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी क्वालिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए होता है। वो सर्टिफिकेट दोस्तों 2 साल के लिए वैलिड होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यह आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। दोस्तों कई बार ऐसे अभ्यास के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भारत और कौन से देश के बीच में ये जो अभ्यास है वो होता है। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जो है दोस्तों ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो हाल ही में भारत और जापान ने मिलकर इस मिलिट्री अभ्यास को राजस्थान के अंदर में कंडक्ट किया, स्पेशली महाजन फील्ड में, जिस वजह से इसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं। तो ये बेसिक सा डेटा फैक्ट आपने पता होना चाहिए कि भाई ये जो अभ्यास है एक प्रकार का एनुअल एक्सरसाइज है। हर साल दोस्तों ये अभ्यास होता है, एक साल इंडिया में होगा, एक साल जापान, एक साल इंडिया, एक साल जापान, इस तरीके से अभ्यास चलता रहता है। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का ध्यान रखना, अब की बार 5वां एडिशन यहाँ पर हुआ है। ये 5वां एडिशन जहाँ पर दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो आपस में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। अब इस अभ्यास को करने की वजह से भारत और जापान के जो संबंध हैं, स्पेशली देखो संबंध तो वैसे भी अच्छे हैं, जब बात आती है डिफेंस रिलेशंस की तो वो और भी मजबूत हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये दोनों ही देश की जो मिलिट्रीज हैं वो एक दूसरे को अपनी स्पेशल टेक्निक्स सिखाती हैं, है ना। तो अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर सिखाती हैं, साथ में कोऑपरेट करती हैं। इससे बायलैटरल जो रिलेशंस है दोनों देशों के वो और भी ज़्यादा फ्रेंडली होते हुए नजर आते हैं। तो ये बात होगी धर्म गार्जियन के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे बन जाए धर्म गार्जियन कौन से 2 देशों के बीच में अभ्यास होता है, तो वह है इंडिया और जापान। अब दोस्तों धर्म गार्जियन को अगर हम साइड में कर दें तो इंडिया जापान के बीच में और भी कई सारे अभ्यास होते हैं। जैसे इनकी मिलिट्री के बीच में तो धर्म गार्जियन होता है, लेकिन इन दोनों देशों की नेवी के बीच में जिमेक्स नाम का अभ्यास होता है। फिर दोनों ही देशों की एयरफोर्स के बीच में शिन्यू मैत्री नाम का भी अभ्यास होता है। फिर बात आती है दोस्तों एक और अभ्यास की, वो है मालाबार। अब मालाबार एक्सरसाइज जो है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें इंडिया जापान के अलावा भी 2 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया, यानी जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में यह मालाबार अभ्यास होता है। तो इसके बीच में आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। बेसिकली मालाबार में भी मतलब इंडिया जापान का कंट्रीब्यूशन है ना, तो इस वजह से उसको भी इंडिया जापान के एक्सरसाइज में ही हम लोगों ने काउंट कर लिया है। क्लियर? चलिए आगे आता हूँ उसके बाद में एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। सुदर्शन सेतु ब्रिज हाल ही में न्यूज़ में आया हुआ है, आपको पता होगा काफ़ी चर्चाओं में है। ज़रा इस ब्रिज के बारे में बेसिक तथ्य जान लेते हैं, भैया क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित। सबसे पहला दोस्तों इस ब्रिज का लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हुआ आया हूँ, हर साल हमें 2 से 4 क्वेश्चन लोकेशन को लेकर देखने को मिलते ही मिलते हैं।
और ये केवल यूपीएससी की नहीं, हर एक एग्जामिनेशन की कहानी है। तो हुआ क्या दोस्तों, रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज, ये जो पुल है, ये द्वारका आइलैंड को सीधा गुजरात के ओखा से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, ये गुजरात वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो गुजरात में स्पेशली यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर रीजन पर आप एक फोकस कर सकते हो। इसको जूम करके देखें तो यहीं पर ओखा नज़र आएगा, यहीं पर बेत द्वारका नज़र आएगा। तो इनके बीच में यहाँ पर एक पुल बनाने की जो है ये पुल बनाया गया है, उसी का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। उसी पुल की हम बात कर रहे हैं, सुदर्शन सेतु ब्रिज। ये इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। केबल स्टेड कौन सा ब्रिज होता है, यानी इस तरीके से देख पाओगे, ऐसा पुल को हम बोलते हैं केबल स्टेज ब्रिज। एक पिलर जाता है ऊपर, इसमें से इस तरीके से भारी मोटे केबल्स आते हैं दोस्तों। वो केबल्स यहाँ पर इस पुल को रोक कर अपने ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये केबल क्या करते हैं, पुल को थाम कर रखते हैं। इन केबल्स के ऊपर ये पुल टिका हुआ होता है, ये आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ बीच बीच में क्या है, ये केबल्स की वजह से यहाँ पर ये जो पुल है वो रुका हुआ है। समझ गए। तो इस तरीके का यहाँ पर ये जो केबल वाला ब्रिज है वो तैयार किया गया है। ये फोटो आप लोग देख पाओगे, ये प्रधानमंत्री का फोटो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एक यूनिक सा डिज़ाइन है बोला जा रहा है। उसके अलावा जो इस ब्रिज पर आपको फुटपाथ वगैरह देखने को मिलेगा, उसमें भगवत गीता से जो हमारी वर्सेस हैं वो यहाँ पर अध्याय वगैरह के बारे में कुछ जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। कृष्ण जी की कई सारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर यूज़ की गई हैं दोनों साइड्स पर, वो बताया जा रहा है। प्लस यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, फुटपाथ के ऊपर पोर्शंस में लगाया गया है, जिससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे। प्लस ये जो ब्रिज है 2.3 किलोमीटर का ब्रिज आपको देखने को मिल जाता है, ये बताया गया। प्लस यहीं पर द्वारका के बारे में बात करेंगे तो जो स्पेशली ये बेत द्वारका है। ठीक है, बेत द्वारका एक छोटा सा आइलैंड है, द्वारका के जस्ट पास में ही यहाँ पर दोस्तों गुजरात में ये छोटा सा आइलैंड देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बेत द्वारका। तो बेत द्वारका और ओखा के बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये जो पुल है वो बनाया गया है, छोटा सा पुल यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन इंडिया का अभी तक का एक सबसे लंबा, क्या ध्यान रखना, केबल ब्रिज है ये, केबल स्टेड ब्रिज। केबल वाले ब्रिज कौन से होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेंथ वगैरह पूछी जाए तो इस ब्रिज की लेंथ है 2.3 किलोमीटर। कौन से समुद्र पर बना है, तो अरेबियन सी पर बना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अरेबियन सी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अरेबियन सी है। यहीं पर कोने पर एक छोटा सा पुल को रेडी किया गया है, जिस पुल की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये हो गया, बाकी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों लॉर्ड कृष्णा जी से संबंधित है। कृष्ण जी का वो घर हुआ करता था, है ना, जब कृष्ण जी यहाँ पे द्वारका के राजा हुआ करते थे तो उनका होम था, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे एक्सप्लोरेशंस हुए, कई सारी यहाँ पर खुदाई की गई, कई सारा डेटा निकाला गया। प्लस यहाँ पर जो समुद्र के अंदर बोला जाता है ना, जो द्वारका है वो समुद्र के अंदर बस गई है, तो वहाँ पर समुद्र के अंदर कई सारी चीज़ें रिवील की गई हैं। समुद्र के अंदर हमने जब खोजा तो कुछ सेटलमेंट्स पाए गए हैं, समुद्र के अंदर कुछ सेटलमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें हैं समुद्र के अंदर में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रही हैं या फिर मौर्यन रूलर से यहाँ पर बिलोंग कर रही हैं, उनके समय से बिलोंग कर रही हैं। तो कुछ सेटलमेंट्स यहाँ पर दोस्तों हमको नजर आए हैं इस समुद्र के अंदर में, वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहीं पर एक मंदिर भी है और वो मंदिर है श्री केशव राज जी टेम्पल। ये कृष्ण जी से संबंधित है, केशव नाम कृष्ण जी का, ये पता ही है। तो यहाँ पर ये एक लॉर्ड कृष्णा टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि इसी आइलैंड पर लोकेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट साइट है, एक इम्पॉर्टेंट जगह, एक इम्पॉर्टेंट स्थल आपको देखने को मिलेगा हिंदू डिवोटीज़ के लिए। प्लस ये जो टेम्पल है लगभग 500 साल पुराना आपको देखने को मिलेगा। इस टेम्पल को बनवाया गया था वल्लभाचार्य जी के थ्रू। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर ध्यान रखना, स्पेशली लोकेशन, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ लोकेशन ध्यान रखना। गुजरात के पास जो यार का आइलैंड है वहीं पर लॉर्ड कृष्ण टेम्पल, ये जो श्री केशवराज टेम्पल है वो वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में। अभी जैसे हम लोगों ने आज का मैप का क्वेश्चन भी लिया हुआ है, मैप में मैंने आप लोगों को बोला है कि भैया आज आपको मैप में जाकर केन रिवर को देखना है। तो केन नदी के बारे में मैं क्यों बोला हूँ आपको मैप में देखने के लिए, उसके पीछे का रीज़न है। आज पीएम से संबंधित कई सारे डेटा हैं। पीएम का भी जो मन की बात हुई है उसमें हाल ही में इन्होंने यहाँ पर जो मगरमच्छ
जो केन नदी में प्रेजेंट है उनको बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी का डिस्कशन किया, जिस वजह से यहाँ पर जो केन नदी है वो इनडायरेक्टली न्यूज़ में आ चुकी है। और ये केन नदी ऐसी नदी है जो अक्सर चर्चाओं में रहती है। आपने दोस्तों एक लिंक के बारे में सुना होगा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, अक्सर ये भी न्यूज़ में रहता है। तो ये एक ऐसी नदी है जो एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आओ मैं आपको इस नदी के बारे में सारा डेटा पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर केन नदी जो है हमारी बुंदेलखंड रीजन की एक सबसे मेजर रिवर देखने को मिलती है। कहाँ पर है केन नदी? ये पहले आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, इसमें जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा जूम करके देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। ये ऊपर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपको दो राज्य देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो नदी है, ये कौन सी नदी है? ये है आपकी बेतवा नदी, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? बेतवा रिवर। और ये वाली जो नदी है ये है केन नदी। तो केन नदी इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती है निकलती हुई, और ऐसे बहती हुई आगे जाकर पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती हुई, दौदा डैम इसके ऊपर ही नजर आता है। ऐसे यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ध्यान भी रखना है, केन नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी भी है, यमुना की सहायक नदी भी है, ठीक है। तो केन नदी बुंदेलखंड की एक मेजर रिवर हो गई, ये हमने डिस्कस किया। दो राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है और फिर इस तरीके से घूमती हुई जाके उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में सीधा जाकर मिल जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है ये जो रिवर है यमुना की आखिरी सहायक नदी, आखिरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसका कोर्स देखोगे तो ये जो नदी है कहाँ से आती है? जैसे मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से, स्पेशली यहाँ पर एक गाँव है अहिर गांव, ठीक है, वहीं पास से ये ओरिजिनेट होकर आती है। प्लस कई सारे एरिया को यहाँ पर ये कवर करती हुई आती है। लगभग 427 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, फिर जाकर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। बाकी केन नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ध्यान रखना, ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? सहायक नदी को, जो उस नदी को और सहायता प्रोवाइड करवा रही है। तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी खुद केन नदी है, लेकिन जब केन नदी यमुना में मिल रही होती है तो केन नदी में भी आके छोटी छोटी नदियां आसपास से मिल रही होती हैं। तो छोटी छोटी नदियां जो केन नदी में मिल रही हैं वो केन नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये वाली मेजर ट्रिब्यूटरीज केन नदी की कौन कौन सी हैं? तो उसमें आता है बवस, देवर, केट, बैंक, कोपरा और ब्यारमा। तो ये हमारी केन नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे आता हूँ उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। यहां पर बात हो रही है CSTO के बारे में, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है और सबसे ज़्यादा ये चर्चाओं में जो रहने का रीज़न है, जो कारण है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। आर्मेनिया जो कि एक कंट्री है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वॉर की वजह से आर्मेनिया ने अपना जो पार्टिसिपेशन है इस CSTO ग्रुप में, CSTO दोस्तों ये ग्रुप को रशिया लीड करता है, तो आर्मेनिया ने अपना पार्टिसिपेशन ही कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। भाई हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इस ग्रुप में, जाओ। अब रीज़न क्या है इसका? रीज़न यह है कि आर्मेनिया रशिया से गुस्सा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन कारण। ये फोटो अगर आप देखो, ये इंडिया है, ऊपर जाओगे तो यहीं पर आर्मेनिया अजरबैजान नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखोगे आर्मेनिया के नीचे टर्की है, ईरान है, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब क्या है, आर्मेनिया और अजरबैजान में इस वाले रीजन को लेकर, नागोर्नो काराबख वाले रीजन को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध हो चुके हैं इनके बीच में। लेकिन अभी अजरबैजान थोड़ा पावरफुल है तो इसने इस वाले एरिया को कब्जा लिया। अजरबैजान भी पावरफुल हुआ किसकी वजह से? टर्की की वजह से। टर्की ने लगातार अजरबैजान को सपोर्ट किया, हथियार प्रोवाइड करवाए। अब दोस्तों आर्मेनिया जो है नाराज रहा, क्यों? क्योंकि आर्मेनिया का सपोर्टर लंबे समय से रशिया रहा है। रशिया हमेशा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। और इवन अगर आप एक और इतिहास देखो तो आर्मेनिया अजरबैजान सब रशिया में से निकल कर तो बने हैं। पहले ये पूरा USSR यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसी में से 1991 में टूटने के बाद तो ये सारे देश बने हैं। तो अजरबैजान आर्मेनिया भी बाद में बना है। अब भैया इस रीजन को लेकर लड़ाई हो गई दोनों में, अजरबैजान ने कब्जा लिया, आर्मेनिया के ऊपर अटैक करके खूब बम बरसाए, और आर्मेनिया सहायता मांगता रह गया, लेकिन रशिया ने सहायता नहीं की। क्यों? क्योंकि रशिया दूसरी तरफ अपने यूक्रेन के युद्ध में बिजी था, और क्योंकि रशिया बहुत बड़ा सपोर्टर है आर्मेनिया का, बट सपोर्ट रशिया ने नहीं किया आर्मेनिया को। इस वजह से दोस्तों आर्मेनिया नाराजगी दिखा रहा है, और आर्मेनिया ने बोला कि भाई हम आपके इस वाले ग्रुप में CSTO में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ये है रीजन आर्मेनिया के सस्पेंशन का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल बॉडी है CSTO वो चर्चाओं में आ चुका है, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ज़रा इसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी कि इसमें कई सारी कंट्रीज है जिनकी सरकारें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, इस बॉडी को बनाया गया था साल 2002 में। इस CSTO के अंदर टोटल 6 मेंबर्स है, ध्यान रखना। इसके 6 सदस्य कौन कौन से हैं? रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 6 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि 6 कहाँ है, 3 ये हो गई और उसके बाद 3 ये हो गई, तो ये 6 कंट्रीज हो गई। अब दोस्तों यहीं पर ना एक और चीज़ ध्यान रखना, बीच में एक देश आया था और बीच में वापस से विड्रॉ हो गया, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान ने 2006 में इस CSTO को ज्वाइन किया, लेकिन 2012 में बाकी 6 साल बाद वापस से अगेन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अभी केवल 6 मेंबर्स है CSTO में, ध्यान रखना, जिसको रशिया लीड कर रहा है। और इस CSTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो 6 देश हैं ये आपस में मिलकर सिक्योरिटी को लेकर, शांति को मेंटेन कर सकें, साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम कर सके, एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प कर सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। ये मेन मकसद है CSTO का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग साथ में कर सके, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रशिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि रशिया इस पूरे के पूरे ग्रुप को लीड करता है, रूल करता है। अब ये CSTO ग्रुप कैसे बनाया गया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई। इसका ओरिजिनेशन होता है सबसे पहले 15 मई 1992 में ताशकेंत के अंदर में साइन किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ये 6 कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। उज़्बेकिस्तान आया और गया। ठीक है, ये तो इसकी एक सिचुएशन ऐसी रही। लेकिन 1993 में दोस्तों अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर उसको ज्वाइन किया था। तो ये जो ट्रीटी है इसी तरीके से जो हमारा वर्क है वो करती रहती है। तो आज के समय पर अगर आप देखोगे तो रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यही 6 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर CSTO के मेंबर्स हैं। बाकी आते जाते कंट्रीज़ ही यहाँ पर इसके मेंबर्स के तौर पर देखने को मिले। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं और हमारा जो अभी 1-2 आर्टिकल और रह गया है द हिंदू का, फटाफट उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर अपने सेशन को समाप्त कर होंगे। कहोगे वेट, आज आपने एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया। दोस्तों आज का न्यूज़पेपर उठा लो आप लोग, एडिटोरियल आपको एक भी काम का देखने को नहीं मिलेगा। तो एडिटोरियल जब काम का नहीं है तो टाइम वेस्ट अपन को क्यों करना फालतू में, है ना? तो टाइम वेस्ट से बचेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपने इस वाले आर्टिकल की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे सेंटर है, नेवी चीफ है, स्पेशली नेवी चीफ ने यहाँ पर बोला कि अभी हाल ही में देखो 19,000 करोड़ रुपए की डील हुई है ब्रह्मोस मिसाइल्स की। तो ये जो डील हुई है इसके बेसिस पर यहाँ पर उन्होंने बोला है जो ब्रह्मोस मिसाइल होने वाले हैं ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी वेपन होने वाले हैं। तो ये नेवी चीफ का स्टेटमेंट आया है जिस वजह से ये न्यूज़ में है। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल्स? आओ दोस्तों फटाफट यहाँ पर इसको कवर करते हैं। एग्जाम के लिए यही इकलौता स्पेशल डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों के बीच का एक जॉइंट वेंचर है। दोनों देशों ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है, तैयार किया है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है पूरे दुनिया में। इसकी टॉप स्पीड माक 2.8 है, यानी कि ध्वनि जो साउंड की स्पीड होती है उससे 2.8 गुना ज़्यादा स्पीड है। नाम जो है ब्रह्मोस मिसाइल का वो कैसे रखा गया? तो दोस्तों ब्रह्मोस मतलब देखो कैसे रखा गया है। इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, और रशिया के अंदर मॉस्कवा नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्कवा नदी, दो नदियों के नाम मिलाकर यहाँ पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस मिसाइल को इंडिया रशिया दोनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है। 2 स्टेज का मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इसका पहला स्टेज है, लिक्विड रामजेट इसका सेकंड स्टेज में है। मल्टी प्लेटफॉर्म स्टाइल है, सब मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कि ये जो मिसाइल है ये इसके अंदर हर एक ताकत है। इसको आप ज़मीन से लॉन्च करो, हवा से लॉन्च करो, समुद्र से लॉन्च करो, कहीं से भी लॉन्च करो, बिल्कुल एक्यूरेसी सटीक तरीके से यहाँ पर अपने टारगेट को हिट करेगा। होता नहीं है भाई, हम कभी कभी दिन में ही मिसाइल को लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जब भाई उजाला होगा तब मिसाइल को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। दिन हो या रात हो, कैसे भी वेदर कंडीशंस हो, बस खाली मिसाइल लॉन्च कर दो। अपने टारगेट को सटीक तरीके से हिट करने की जिम्मेदारी इस मिसाइल की है। और इस मिसाइल में हाल ही में कुछ सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ स्पेशल डेटा शेयर किया गया है। खैर वो हमारे लिए कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल काम का है नहीं, तो इतना ध्यान रखना नहीं है आपने। चलिए आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को। यार ये ऊपर ये लिखा रह जाता है यार, इसको हटा देना, इसकी जगह ये लिख देना यूपीएससी, इसको प्रैक्टिस टेस्ट लिख के चलना, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है, ये हटा देना, हेडिंग लिखी रह जाती है कभी कभी। तो आज के प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है समर असेसमेंट सर्टिफिकेट। समर असेसमेंट सर्टिफिकेट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट,
ये जो सर्टिफिकेट है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया। दूसरा दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं इंडिया के अंदर में उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम करता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। अब अगला बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, लॉस एंड डैमेज बोर्ड के बारे में। तो लॉस एंड डैमेज बोर्ड को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बोर्ड है दोस्तों इसको मेन टास्क दिया गया है कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर जो डायरेक्शन है उनको सेटअप करने का काम करेगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो लॉस एंड डैमेज बोर्ड है इसके अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों इसके सदस्य रहेंगे, दोनों मेंबर्स रहेंगे। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है केन नदी के बारे में, केन रिवर के बारे में। तो केन रिवर को लेकर 3 स्टेटमेंट से बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, हाउ मैनी यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, जो केन नदी है वो यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन जो है इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का, उसकी मेजर नदी के अंदर में यहाँ पर इसको देखा जाता है। सेकेंड जो है केन नदी जो है ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। थर्ड स्टेटमेंट, केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से गुजरती है। तो बताओ तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही है या डी फिर डी तीनों के तीनों गलत हैं। फिर एक और प्रश्न आता है यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम को लेकर। तो एडवर्ड सिंड्रोम को लेकर दोस्तों सामने आपके 2 स्टेटमेंट से बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये एक ऑटोजोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम 18 के एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से हो जाता है। सेकंड जो है यहाँ पर बोलता है ये जो सिंड्रोम है कहीं ना कहीं बच्चे के बॉडी डेवलपमेंट और ग्रोथ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, 4 ही क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा, चारों के सही उत्तर दिए होंगे। फटाफट मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ ताकि आप चेक कर सको, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सको। यहाँ पे बात हो रही है एडवर्ड सिंड्रोम की। बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पर सही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है केन नदी को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला और तीसरा वाला। दूसरा वाला गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों केन नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, यमुना नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में लॉस एंड डैमेज बोर्ड के बारे में पूछा गया, बताओ 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा सही है? तो अगेन यहाँ पर भी बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज दोनों यहाँ पर इसके मेंबर्स रहेंगे। फिर बात आई समर असेसमेंट सर्टिफिकेट की, बताओ अगेन 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? अच्छा सभी आंसर सी हैं क्या? अच्छा नहीं, शायद बीच में एक आंसर अलग भी है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन तो समर असेसमेंट सर्टिफिकेट क्या है? इसको यहाँ पर डीआरडीओ ने डेवलप किया है काउंसिल ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। मेन काम क्या है? जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है उनकी क्वालिटीज़ को चेक करना। तो ये वाला हमने अभी डिस्कस किया हुआ ही है। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भाई वो कौन से फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने यहाँ पर जो भारत की अलग अलग डायमंड माइंस या डायमंड्स जिनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवरनी। ठीक है, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, ये वो फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने बहुत डिटेल से डायमंड्स एंड इंडिया के डायमंड माइंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है नाउ, तो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, दोनों ही सोर्सेज से द हिंदू के आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, बट जो एडिटोरियल है वो आज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से उनको स्किप कर दिया गया है। तो प्लीज़ एंजॉय करें सेशन को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।